अस्सलामुअलैकुम। मैं हैदर अली बिजारानी आज यमन क्राइसिस पे लेक्चर करूंगा और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से यमन क्राइसिस पे बात करूंगा। और अब जो लेटेस्ट इशू हुआ है 2017 के 4 दिसंबर को, जो यमन का फार्मर प्रेसिडेंट था अली अब्दुल्ला साले, जब उसे कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद क्या सिचुएशन है यमन पे, तो इस पे भी इस लेक्चर में आज बात करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं यमन के मैप से। जो यमन के साउथ में है वो गल्फ ऑफ एडन भी लग रहा है और यमन के साउथ में अरबियन सी भी लग रहा है। तो आप यहां से ही देख लें कि यमन की हद से ज्यादा एक ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। और यहाँ जो यमन का जो कैपिटल है वो उसके नॉर्थ में, जिसे सना कहा जाता है, और उसके यहाँ पे वेस्ट में रेड सी, और यहाँ पे नॉर्थ में सऊदी अरबिया, और यहाँ पे ईस्ट में ओमान आ रहा है। तो मतलब आप देख लें कि यमन की हद से ज्यादा एक बहुत ही ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस है। और यहाँ पे एक चीज और भी आपको देखनी है, यहाँ पे दो कंट्रीज ऐसी हैं जो आपस में क्लैश करती हैं, जैसे ईरान और जैसे सऊदी अरबिया। इन दोनों की आइडियोलॉजीज अलग हैं और ये हर जगह पे आकर एक प्रॉक्सी वार लड़ती हैं अगर किसी भी कंट्रीज में कोई इश्यू होता है। तो यमन में भी ये दोनों कंट्रीज आकर प्रॉक्सी वार लड़ रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो वो अब आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे लड़ रही हैं। अब स्टार्ट करें हैं कि यमन का क्राइसिस कब स्टार्ट हुआ। अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन 2010 when मोहम्मद बोजूजी set himself on fire on 17 दिसंबर। अब अरब स्प्रिंग क्या है? जैसे हम सुनते आए हैं कि कभी अरब स्प्रिंग कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि अरब अपराइजिंग। अरब अपराइजिंग या अरब स्प्रिंग यह था कि ट्यूनिश के कंट्री के अंदर एक लड़का था जिसकी एज थी 26 ईयर, जिसका नाम था मोहम्मद बोजूजी, जैसे मैंने लिखा है, और इसके 8 फैमिली मेंबर्स थे और हद से ज्यादा ये पुअर थे। और जो उनके फैमिली मेंबर्स थे उनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ रिसोर्सेज क्या था कि ये मोहम्मद बोजूजी एक फ्रूट वेंडर था। वो एक फ्रूट की रेडी चलाता था, उससे जो ही पैसे होते थे वो अपनी फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करता था और अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखता था। तो 17 दिसंबर को एक ऐसा इशू हुआ कि एक लेडी ऑफिसर आई और उसने उससे लाइसेंस चेक कर दिया। उसके बाद उसका जो भी फ्रूट था उसे अपने पुलिस के कंट्रोल में उसे दे दिया। तो उसने क्या किया, उस स्ट्राइक के तहत उसने उस ही दिन सुसाइड कर लिया और खुद को आग लगा डाली उस आधे घंटे के अंदर। जैसे ही उसने ये चीज की, जैसे ही सुसाइड कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे इवन के नॉर्थ अफ्रीका में, ये ट्यूनिस जो कंट्री है वो नॉर्थ अफ्रीका में, ट्यूनिस में, मिडिल ईस्ट में, बहुत सी कंट्रीज में जहां पे डिक्टेटरशिप थे, जहां पे 20-20, 30-30 सालों से जो उनके रूलर जब वहां पे रूल करते थे तो उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि अब नहीं चलेगा, अब यहां से आप निकल जाओ और हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये था अरब स्प्रिंग और अरब स्प्रिंग, और यहाँ के इनका असर, ट्यूनिस का असर हर कंट्रीज पे आकर पड़ा। तो फिर क्या हुआ कि ट्यूनिस प्रेसिडेंट जो था बेन अली, उसने रिजाइन कर दिया 2011 में। वो 1987 में, आप देख लें 1987 में एक प्रेसिडेंट बना। तो उसके बाद उसने इस अरब स्प्रिंग के बाद जब लोग बहुत उसके खिलाफ खड़े हो गए तो उसने रिजाइन किया। तो यही सेम चीज कहां पे हुई? लीबिया में भी हुई। लीबिया में भी कदाफी के खिलाफ लोग खड़े हो गए और उसे कत्ल कर दिया गया 2011 में। और यही सेम चीज इजिप्ट में भी हुई। जो इजिप्ट का रूलर था हसनी मुबारक, वो कब से रूल कर रहा था? 81 से रूल कर रहा था। वहां पे भी लोग खड़े हो गए। उन लोगों ने कहा कि हम आपकी गवर्नमेंट को नहीं मानते, बराए मेहरबानी आप यहां से चले जाएं। तो इस प्रोटेस्ट में बहुत से लोग मारे भी गए, 846 मारे गए, 6000 पीपल इंजर्ड हुए, और 19 जो पुलिस स्टेशन थी उनको, जो प्रोटेस्टर थे जो हुकूमत के खिलाफ कर रहे थे, उन्हें आग दी गई। और ये चीज सीरिया में भी हुई, मगर सीरिया में गवर्नमेंट नहीं गिरी, मगर वहां पे अभी तक जो सीरियन क्राइसिस चल रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, बशारुल असाद के खिलाफ। तो अब ये जो सारी चीजें यहां पे हुई, ये चीजें यहां पे यमन पर भी हुई। यमन में भी लोग खड़े हो गए। जो उनका प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट कौन था? अली अब्दुल्ला साले, जो 1978 में प्रेसिडेंट बना था। तो यहां पे उनके खिलाफ भी खड़े हो गए, भाई आप यहां से चले जाओ, हम यहां पे डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट हम नहीं देखना चाहते। तो ये थे यमन क्राइसिस की एक बैकग्राउंड हिस्ट्री के यमन क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुए। अब देखें, आप आगे बढ़ते हैं। 2011 में क्या हुआ कि फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ यमन वाज अली अब्दुल्ला साले। फार्मर जो प्रेसिडेंट था यमन का वो था अली अब्दुल्ला साले, और जो आर्मी चीफ था वो था यमन का अली मोहसिन अल अहमर। अब इन दोनों में क्लैशेस थे। जो प्रेसिडेंट था साले में और मोहसिन अल अहमर में हद से ज्यादा क्लैशेस थे। क्लैशेस की जो वजह थी वो ये थी
कि साले ये चाह रहा था कि जो उसका बेटा था आर्मी में, वो ये कह रहा था कि मैं किसी भी तरीके से अहमार को खत्म करवा के उसकी जो चीफ बना हुआ है आर्मी का, उसे खत्म करवा के अपने बेटे को आर्मी का चीफ बना लूं। इसलिए क्लैशेस चल रहे थे साले के दरमियान और अहमार के दरमियान। तो अहमार को भी ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी और अहमार भी यही चाहता था कि मैं अभी साले को किस तरीके से उसकी हुकूमत को खत्म करवा दूं। तो इसलिए अब्दुल्ला साले और अहमार के दरमियान एक क्लैशेस स्टार्ट हुए, यमन क्राइसिस। अब ये नहीं थे कि यमन क्राइसिस जो लोग थे, लोग भी खड़े हुए थे किसके खिलाफ, इस साले की गवर्नमेंट के खिलाफ लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके साथ साथ जो उसका आर्मी चीफ था वो भी प्रोटेस्ट कर रहा था इस साले के खिलाफ। तो मतलब सारे ही इस कंट्रीज में आकर मिल गए, हद से ज्यादा एक क्लैशेस बढ़ता गया यहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि बोथ स्टार्टेड टू ओवरथ्रो देयर रूल। अब यहाँ पे दोनों मतलब एक तो जो प्रोटेस्टर थे और जो दूसरा जो था वहां पे आर्मी का चीफ, वो भी यही कहता था कि हम इस साले की गवर्नमेंट को गिराएंगे। फिर क्या हुआ कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट साले ड्यू टू अरब स्प्रिंग एंड अमर वाज सपोर्टिंग देम। जो अरब स्प्रिंग चल रही थी, अरब स्प्रिंग के जो प्रोटेस्टर थे उन्हें भी अमार सपोर्ट कर रहा था कि भाई ठीक है, आप इस प्रेसिडेंट की हुकूमत को गिरा दो। फिर क्या हुआ कि मिलिट्री भी डिवाइड हो चुकी थी। मिलिट्री कैसे डिवाइड हो गई, कुछ ऐसे लोग थे जो लॉयल थे अमार के साथ, आर्मी चीफ के साथ, और कुछ ऐसे लोग थे जो अपने प्रेसिडेंट के साथ लॉयल थे। तो इसलिए मिलिट्री भी डिवाइड हो गई दो हिस्सों में। और यहां पे फिर क्या हुआ, इमरजेंसी ऑफ अब्दुल मालिक अल हुती इन शिया मेजॉरिटी एरिया इन सन्ना। तो यहाँ पे जो हुतीज जो शिया थे वहां पे उनकी भी इमरजेंसी हुई, वो भी यहाँ पे अब आना स्टार्ट हुए। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हुती यहाँ पे अभी नहीं आ रहे। 2011 में उनकी कोई इमरजेंसी नहीं हुई, वो अचानक नहीं आ गए, वो यहाँ पे पहले भी प्रेजेंट थे। वो पहले भी तहरीकें चलाते थे कि वो उनकी जो यमन के जो नॉर्थ में हुतीज के इलाके एरियाज हैं, वो वहां पे पहले भी मतलब के तरीके चलाते थे कि हमें अलग कर दो या हमें हद से ज्यादा आप हक नहीं दे रहे हैं, हमें अपने राइट्स दो। मगर जब उन्होंने देखा कि अब गवर्नमेंट हद से ज्यादा वीक हो चुकी है तो उन्होंने भी एक बेनिफिट लिया इससे और जल्दी में सामने आ गए यमन के गवर्नमेंट के सामने या दुनिया के सामने। फिर क्या हुआ कि हुतीज हैज सम मिशन टू ओवरथ्रो द साले गवर्नमेंट एंड ईरान वाज सपोर्टिंग हुतीज। अब हुतीज का भी मकसद ये था कि हम साले की गवर्नमेंट को गिराएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस हम उसे बोल रहे हैं कि आप हमें कोई शेयर दो स्टेट में, वो नहीं दे रहा। अब हमें टाइम मिला है, हम उसकी गवर्नमेंट को गिराएंगे। और हुतीज को जो सपोर्ट कर रहा था वो ईरान सपोर्ट कर रहा था। क्यों ईरान सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये शिया कम्युनिटीज के लोग थे, इसलिए ईरान इन्हें सपोर्ट कर रहा था। तो अब यहां पे आप देख लें, यहां पे एक चीज और आपको मिलेगी। यहां पे दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके आपस में क्लैश चल रहे हैं, एक ईरान और दूसरी सऊदी अरबिया। अब जहां पे भी अगर सऊदी अरबिया किसी कंट्री की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है तो ईरान उस कंट्री की जो रेबेल्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। अगर सऊदी अरबिया किस कंट्री के रेबेल्स को सपोर्ट करता है तो ईरान उस कंट्री के जो गवर्नमेंट होती है उनको सपोर्ट करता है। मतलब इन दोनों के दरमियान आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। तो यहां पे भी यमन में भी उन लोगों के क्लैशेस सामने आए। अब यहाँ पे जो हुतीज का जो एरिया था वो यहाँ पे इन एरियाज में यहाँ पे हुती रहा करते थे। तो इन्हें भी टाइम मिला कि भाई हमारे लिए भी एक बेनिफिशियल टाइम है, पहले भी क्राइसिस चल रहे हैं तो हमें भी आजादी दी जाए या शेयर दिया जाए। तो इसलिए इन हुतीज को सपोर्ट कर रहा था ईरान। अब तो यहां पे आप समझ लें, अगर हुतीज को ईरान सपोर्ट कर रहा है तो जो गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली सऊदी अरबिया ही सपोर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यमन क्राइसिस अब 2011 में ही हम चल रहे हैं। फिर क्या हुआ कि सऊदी स्टार्टेड एयर स्ट्राइक एट हुतीज। जो हुतीज की एरिया, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखा दिया कि हुतीज की ये एरिया है, यहाँ पे हुतीज की एरिया है, तो सऊदी के ये बिल्कुल करीब है। यहाँ पे सऊदी ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दी जैसे कि हुतीज खत्म हो जाए। एक तो इसका मिशन ये था कि ये शिया कम्युनिटी है, ऐसे ना हो कि यहाँ पे ईरान आकर पहुंच जाए और मेरे लिए कोई खतरे का सबब बने, तो इसलिए इन्होंने एयर स्ट्राइक की। फिर क्या हुआ कि साले मिसगाइडेड सऊदी फॉर अमर।
साले ने एक मिसगाइडेड किया, जो उनका प्रेसिडेंट था, उन्होंने कहा कि भाई इस एरिया पर भी आप अटैक करो, वहां पे भी जो हुतीस के कमांडर हैं रहते हैं। मगर वहां पे क्या था, हेडक्वार्टर था जो उनका आर्मी का चीफ था उनका, उन पे अटैक किए गए। जब उन पे अटैक किए गए, ये तो किसी भी तरीके से किसी भी वैसे बच निकला। मगर उसके बाद इसने क्या किया, अमार ने भी जो रिबेल्स थे, जो हुतीस थे, उनको ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई अब साले हमें टफ टाइम देगा और मैं वीक भी हो चुका हूं, तो इसने भी उस हुतीस को सपोर्ट किया, उन्हें ज्वाइन कर लिया। फिर क्या हुआ कि सऊदी सजेस्टेड साले टू रिजाइन। अब जब सऊदी ने ये सब कुछ देख लिया तो सऊदी ने कहा कि भाई अब आपके लिए और आपकी स्टेट यमन के लिए यही बेहतर होगा कि आपके लिए एक तो प्रोटेस्टर आपके पीछे पड़े हुए हैं, अमार आपके पीछे लग गया है, और इवन के दूसरा हुथीस आपके पीछे पड़ गए हैं, 3 कम्युनिटीज आपके पीछे पड़ गई हैं। आप रिजाइन दो अगर यमन के लिए आप कुछ सोचते हो, चाहते हो तो। फिर उसने फिर भी कहा कि नहीं भाई मैं इन्हें डील कर लूंगा, चला लूंगा। फिर क्या हुआ कि मास्क अटैक व्हेन साले वाज ऑफरिंग प्रेयर, मास्क में एक अटैक हुआ 2011 में, जब साले वहां पे नमाज पढ़ रहा था, तो उसमें साले को हद से ज्यादा एक नुकसान भी हुआ। उसका कहा जाता है कि 40% उसकी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो गई। तो इसलिए उसके बाद साले ने सोचा कि भाई अब यहाँ पे अगर मैंने रिजाइन नहीं की तो मुझे मार देंगे। तो इसने फाइनल क्या किया, नवंबर 2011 एग्री टू रिजाइन। तो उसने 2011 के नवंबर में कहा कि भाई ठीक है मैं रिजाइन दे रहा हूं। तो अब देखें कि 1978 में कोई रूलर बना और 2011 में वो रिजाइन कर रहा है, तो इसने रिजाइन दी। तो अब यहां पे एक चीज याद रखना, आगे मैं बताऊंगा। अब इसका करेक्टर, साले का करेक्टर खत्म नहीं हुआ। यहां पे इसने रिजाइन तो दे दी है, मगर आगे फिर 2014 में ये सामने आएगा। किस तरीके से सामने आएगा वो मैं आपको आगे लेक्चर में मेंशन करूंगा, मगर ये इसका करेक्टर अब खत्म नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, यमन क्राइसिस में हम 2012 में पहुंच गए हैं। फिर यह हुआ कि मंसूर हादी बिकेम द प्रेसिडेंट, मंसूर हादी प्रेसिडेंट हुआ। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए टेम्पररी पीस हो चुका यहाँ पे यमन में, क्योंकि जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने कहा ठीक है भाई जिसके लिए हम कर रहे थे प्रोटेस्ट वो तो चला गया यहाँ से। और यहाँ पे जो आर्मी चीफ बना वो बना मुबारक, और हुथीस भी यहाँ पे हद से ज्यादा पावरफुल बनते गए, और अलकायदा भी साउथ यमन में आकर पहुंच चुकी थी 2012 में। फिर 2013 में क्या हुआ, He wanted to get the rid of the rebels. He means के जो हादी था, जो अब प्रेसिडेंट था, वो कहता था कि किसी भी बुनियाद से मुझे जो रेबेल्स हैं उनसे भी निजात लेनी है, और जो हुथीज यहाँ पे हैं उनसे भी निजात लेनी है। तो इसने क्या किया, फिर मंसूर हादी ट्राई टू गिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मंसूर हादी ने कहा कि भाई अब इसका हल करने का यही तरीका होगा कि मैं उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दूं। तो उसके बाद जो हुतीस थे हुतीस ने इन बात को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हुतीस सिर्फ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं चाह रहे थे। हुतीस ने देखा कि अब गवर्नमेंट बिल्कुल कमजोर हो चुकी है और हम यहाँ पे 40% हमारी जो एरिया है वो हमारे कंट्रोल में यमन की आ चुकी है, तो हम एक प्रॉम्स पे क्यों महदूद रहे। तो उनका यही मकसद था कि हम पूरे यमन पे कुछ टाइम के बाद कंट्रोल कर लेंगे, और इवन ईरान भी यही चाहता था कि ये यमन पे ही कंट्रोल कर लें। उसके बाद जब ये उन्होंने मना कर दी तो फिर क्या हुआ कि मिलिट्री अटैक एट नॉर्थ। तो इसने जो प्रेसिडेंट मंसूर हादी था उसने जो उनके हुतीस के एरियाज थे उनके पे अटैक करवाए, मिलिट्री के अटैक करवाए, कि जैसे किसी भी तरह उन्हें मैं मना लूं कि भाई आप इसी प्रॉम्स ऑटोनॉमी पे ही सेट रहो। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2014 में फिर इमरजेंस ऑफ अली अब्दुल्ला साले, जो वो प्रेसिडेंट जिसने रिजाइन दी थी 2011 को, अब फिर उसकी इमरजेंस फिर वो जाहिर हुआ है। फिर कैसे जाहिर हो रहा कि साले ज्वाइंड अल हुतीस। अब ये यहां पे एक अजीब मोड़ आ रहा है। हुतीस किसके खिलाफ लड़ रहे थे, साले के खिलाफ लड़ रहे थे कि साले यहां से रिजाइन कर ले। तो अब 2014 में हुतीस ने ज्वाइन करवा लिया साले को अपनी आर्मी में, या साले ने हुतीस को ज्वाइन किया। तो कैसे किया, वो साले ने ये कहा कि भाई मैं यहाँ पे 1978 से मैं यहाँ पे रूल कर रहा हूँ और बहुत से मेरे यहाँ पे लॉयलिस्ट लोग हैं और इवन आर्मी में भी हैं। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हमारे लिए बेहतर होगा और हम मंसूर हादी को यहाँ से भगा लेंगे। उसके बाद आप और हम दोनों कम्युनिटी मिलके यहाँ पे यमन पे ही राज करेंगी। तो इसी बुनियाद पर
इसने यहाँ पे इन हुती से यहाँ से ये साले मिल गया। तो फिर क्या हुआ, मिलिट्री भी डिवाइड हो गई। जो जो लोग साले के अंडर में थे या साले के लॉयलिस्ट थे, उन्होंने मिलिट्री को छोड़कर साले की गवर्नमेंट को या हुतीस को ज्वाइन कर लिया। मतलब यहाँ पे मिलिट्री पहले भी कमजोर हो चुकी थी, मगर अब हद से ज्यादा मिलिट्री और कमजोर हो गई। फिर क्या हुआ कि बोथ वांटेड टू ओवरथ्रो हादी गवर्नमेंट। अब दोनों यही चाह रहे थे कि हम हादी की गवर्नमेंट को खत्म करेंगे और उसके बाद हम दोनों कम्युनिटी, जैसे साले की आर्मी या लॉयलिस्ट और हुती, हम दोनों मिलकर ही चलाएंगे गवर्नमेंट को। फिर क्या हुआ कि स्टेट डील विथ हुती बट फेल्ड एंड मुबारक किडनैप्ड बाय द हुतीज। और उसके बाद जब इसने मंसूर हादी ने देखा कि भाई अब हद से ज्यादा हालतें खराब हो रही हैं, तो उसने फिर एक डील की इन हुतीस के साथ। उसने कहा कि भाई ठीक है, हम एक कंबाइन गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें हम आपको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टरशिप देंगे। तो उस हुतीस को भी लगा कि ठीक है, अगर ये हमें दे रहा है तो ठीक है। मगर उसके बाद इसने क्या किया, जो हादी था उनका प्रेसिडेंट, उसने एक सीक्रेट में मुबारक जो आर्मी चीफ था उससे कहा कि भाई हम हुतीस को गवर्नमेंट नहीं देंगे, मैं प्राइम मिनिस्टर आपको ही बनाऊंगा। तो जब इनका पता चला, इस बात का पता चला हुतीस को, तो हुतीस ने क्या किया, उन्होंने किडनैप कर लिया मुबारक जो उनका आर्मी का चीफ था। मतलब इनकी इतनी हद से ज्यादा उन हुतीस को और साले को पावर आ चुकी थी यहाँ पे यमन में। फिर क्या हुआ, 2015 की क्राइसिस, मंसूर हादी फ्ली टू सऊदीया। जब मंसूर हादी ने देखा कि भाई अब कोई भी जो भी चीजें मैंने अप्लाई की, कोई भी चीज हद से ज्यादा कोई कामयाब नहीं हुई, तो ये चला गया सऊदी अरबिया। क्योंकि सऊदी अरबिया और इनके बॉर्डर साथ ही हैं, तो सऊदी अरबिया चला गया और सऊदी के गवर्नमेंट को जाकर कहा कि भाई हमारी मदद करो, क्योंकि यहाँ पे साले और हुतीस मिलकर यहाँ पे यमन पे कंट्रोल करना चाहते हैं। और ईरान भी यही चाहता है कि यमन पे शिया कम्युनिटी का कंट्रोल रहे। तो इसलिए जो सऊदी ने इस ईरान की वजह से ही इंटरफेयर की। फिर 20 मार्च 2015 को ऑपरेशन डिसेसिव स्टॉर्म एक स्टार्ट हुई। किसके अगेंस्ट में, हुतीस के अगेंस्ट में, साले के अगेंस्ट में। ये अगेंस्ट किसने स्टार्ट की, ये स्टार्ट की एक ऑपरेशन जो सऊदी अरबिया ने ये एक ऑपरेशन लॉन्च करवाई साले के ऊपर और हुतीस के ऊपर, जिसमें बहुत सी कंट्रीज को भी इसने 10 कंट्रीज कहा जाता है जिसे उन्हें शामिल किया। फिर क्या हुआ, ईरान एंड सऊदी प्रॉक्सी वार स्टार्टेड। पहले भी चल रही थी, अब हद से ज्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, अब ऐसे बढ़ गई, जो ईरान सपोर्ट पहले थोड़ी बहुत कम करा था, अब ईरान ने हद से ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दी हुतीस को एंड साले को। और सऊदी ने क्या किया, सऊदी ने जो मंसूर हादी के वहां पे लॉयलिस्ट थे उन्हें सपोर्ट की, और जो गवर्नमेंट थी जो यमन को चाहती थी उन्हें सपोर्ट की। मतलब गवर्नमेंट के हक में, इनके अगेंस्ट में सऊदी ने सपोर्ट की। तो अब बढ़ते हैं आगे कि यमन क्राइसिस 2017 में कौन से इश्यू हुए। अब यह था कि साले वांटेड टू लीव हुतीस इन ऑर्डर टू ज्वाइन द सऊदी। अब 2017 में साले जब यूएई एक कंट्री ने हद से ज्यादा साले से एक सीक्रेट एक मीटिंग्स की, उसके बाद साले को कहा कि भाई आप यहां से हुतीस को छोड़कर सऊदी को ज्वाइन करो। अगर आपने सऊदी को ज्वाइन कर लिया, जो आपकी पहले विश थी, कौन सी पहले वाली विश, जो पहले की यह विश थी, आप अपने बेटे को जो आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, हम आपके बेटे को यमन में आर्मी चीफ बनाएंगे। तो ये एक मीटिंग के तहत साले ने कहा कि भाई ठीक है, मुझे ये बात मंजूर है। और साले के भी कुछ क्लैशेस थे उस वक्त 2017 में हुतीस के साथ। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, अगर मेरे लिए ये बातें ठीक है तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा हुतीस को। तो फाइनली इसने क्या किया, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिसंबर 2017 को। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने कहा कि भाई मेरे कुछ क्लैशेस हैं और मैं हुतीस को छोड़ रहा हूं और मैं ज्वाइन कर रहा हूं सऊदी अरबिया को। तो फिर क्या हुआ, किल्ड ऑन 4 दिसंबर, सॉरी यहाँ मैंने 2 लिखा है, किल्ड ऑन 4 दिसंबर 2017। तो फिर क्या हुआ, हुतीस ने इनके जो उनकी जगह थी उस पे मिसाइल गिराए, और मिसाइल गिराने के बाद ये 4 दिसंबर 2017 को ये इस जंग में कत्ल किया गया। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो रहा है।
अब फ्यूचर में एक अजीब किस्म की यहाँ पे एक वार बन चुकी है। अब जो साले जो लड़ रहा था गवर्नमेंट से, अब उसने जब ज्वाइन करना चाहा सऊदी को तो हुतीज ने उन्हें कत्ल कर दिया। अब उनके भी बहुत से लॉयलिस्ट हैं वहां पे यमन में, अब वो भी खड़े हो गए होंगे। और जो लोग थे, जो हादी की, मंसूर हादी की गवर्नमेंट के लोग थे, जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी भी नजरें यहां साले पे गईं कि साले भाई ठीक कराए, अब साले भी हमसे ज्वाइन हो जाएगा। तो अब वो भी इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ। तो इसलिए फ्यूचर में अब क्या हो सकता है या क्या क्या, ये मतलब कि हद से ज्यादा एक तो या फ्यूचर में ये चीजें हो सकती हैं कि एक जंग खत्म हो जाएगी या ये जंग और हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस जंग में क्या क्या हुआ, हद से ज्यादा ह्यूमन राइट वायोलेशन हुई, हद से ज्यादा इस जंग में एक नुकसान हुए। तो ये मेरा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हिस्ट्री को इस लेक्चर में टच किया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।